लेखन के समय में वंचित नायकों को एकदम अलग कर दिया गया। लेखनी इनके हाथ में थी नहीं, तो जिन लोगों के हाथ में लेखनी थी उन लोगों ने लेखन में बड़ा पक्षपात किया है। खाई पैदा की जा रही है जात जात के बीच, और खास करके यादव और कुर्मी कुशवाहा, ये तीन बड़ी जातियां हैं उत्तर प्रदेश की, इनको बांटने का जो काम किया जा रहा है। तो राजनीतिक दलों ने जो ओबीसी का नाम लेके, दलित का नाम लेकर के आगे आना चाहते हैं, उनको भी चरण चाटुकार चाहिए, चारण लोग चाहिए, अच्छे लोग नहीं चाहिए। और जो ओबीसी और दलित या वंचित वर्ग की राजनीति है वो ध्वस्त इसी नाते होती जा रही है कि दूसरों ने तो आपका हक मारा ही, लेकिन जो आपके नाम पे राजनीति करना चाहते हैं वो भी सच्चाई से, ईमानदारी से बात नहीं करना चाहते। कोई भी धर्मग्रंथ वेदों से लेकर के पुराणों तक या खूब मिथक गढ़े गए, जो अतार्किक भी हैं, अवैज्ञानिक भी हैं और अमानवीय भी हैं, उनको भी गढ़ा गया। सकारात्मक मिथक गढ़े जिससे देश की एकता बने, समाज की एकता बने, सामाजिक परिवर्तन आवे, नीचे का आदमी उठ करके बराबर आवे, और जो वास्तव में भारतीय संविधान की परिकल्पना है, जो मंशा है, वो सफल हो सके, जो हमारे महानायकों की सोच थी। नमस्कार, मैं हूं विनीत यादव और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। हमारे साथ रामेश्वर पवन जी हैं, जो कि विचारक हैं, लेखक हैं और चिंतक हैं। इनका विशेष काम लेखन में है। एक चीज़ आपने मंच से कही, आपने कहा लेखकों को भी लेखन में मिथक गढ़ने होंगे, तो इसका क्या मतलब था? ये क्यों इस्तेमाल किया आपने? ये सब मैंने इसलिए कहा कि आज जितने धर्मग्रंथ जिनके आधार पर एक बड़े वर्ग को वर्ण व्यवस्था और जाति के आधार पर निम्न बताया गया, उनका हक मारा गया, उनमें खूब मिथक गढ़े गए। कोई इतिहास नहीं है वो। कोई भी धर्मग्रंथ वेदों से लेकर के पुराणों तक या दूसरे भी धर्मग्रंथ, वो इतिहास नहीं है, वो केवल कल्पना पर और आस्था पर आधारित है। उसमें खूब मिथक गढ़े गए, जो अतार्किक भी हैं, अवैज्ञानिक भी हैं और अमानवीय भी हैं, उनको भी गढ़ा गया। तो हम ये कहते हैं, जब उन धर्मशास्त्रों पे जिनके आधार पे लोग आस्था की बात करते हैं, समाज को बांटते हैं, उनमें अगर मिथक गढ़ा जा सकता है, तो हम अपने महानायकों को, जिन्होंने समाज के लिए काम किया, समाज को जोड़ने का काम किया है, उनके लिए सकारात्मक मिथक गढ़ें जिससे देश की एकता बने, समाज की एकता बने, सामाजिक परिवर्तन आवे, नीचे का आदमी उठ करके बराबर आवे, और जो वास्तव में भारतीय संविधान की परिकल्पना है, जो मंशा है, वो सफल हो सके, जो हमारे महानायकों की सोच थी। इसके लिए मिथक गढ़ना हमारे लेखकों का बहुत जरूरी हो जाता है। सकारात्मक मिथक, सकारात्मक मिथक गढ़े जाएं। उन्होंने नकारात्मक गढ़ा है दूसरे लोगों ने, हम उसके एवज में सकारात्मक मिथक गढ़ें जिससे समाज को भी फायदा हो, देश को भी फायदा हो, मानवता को भी फायदा हो। जो आज ये बलरामपुर गार्डन के पुस्तक मेले में हुआ है, जो ये किताब का विमोचन हुआ है, ये बहुजन एकता को किस तरफ ले जाएगी? क्या उसको देखिए, एक तो प्रताप गोपेंद्र यादव जी यादव हैं। यही किताब अगर कोई पटेल लिखता तो राजा जयलाल सिंह चूंकि उस समाज से थे, वो बात नहीं बनती। लेकिन जब गोपेंद्र यादव जी लिखते हैं, प्रताप गोपेंद्र यादव जी, और वो एक पुलिस के बड़े अफसर हैं, तो ऐसी स्थिति में ये एक मैसेज देने का काम करती है, जो समाज में खाई पैदा की जा रही है जात जात के बीच, और खास करके यादव और कुर्मी कुशवाहा, ये तीन बड़ी जातियां हैं उत्तर प्रदेश की, इनको बांटने का जो काम किया जा रहा है, वह लोग बांट रहे हैं जो सामाजिक न्याय नहीं चाहते, जो सामाजिक परिवर्तन नहीं चाहते, और राजनीति में अपना एक छत्र बनाए रखना चाहते हैं। जो वास्तव में पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो वास्तव में एक चेतना चिंतन दे सकते हैं, उस चीज़ को राजनीतिक दलों ने, जो ओबीसी का नाम लेके, दलित का नाम लेकर के आगे आना चाहते हैं, उन्होंने भी खत्म कर दिया। उनको भी चरण चाटुकार चाहिए, चारण लोग चाहिए, अच्छे लोग नहीं चाहिए। और इसी नाते ये जो ओबीसी और दलित या वंचित वर्ग की राजनीति है, वो ध्वस्त इसी नाते होती जा रही है कि दूसरों ने तो आपका हक मारा ही, लेकिन जो आपके नाम पे राजनीति करना चाहते हैं वो भी सच्चाई से, ईमानदारी से बात नहीं करना चाहते। उसके अलावा आपको क्या लगा कि इसमें खास था? राजा जयलाल सिंह पे जो किताब लिखी गई प्रताप गोपेंद्र यादव जी द्वारा, महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वतंत्रता आंदोलन जो भारत का हुआ, लेखन के समय में वंचित नायकों को एकदम अलग कर दिया गया। लेखनी इनके हाथ में थी नहीं, तो जिन लोगों के हाथ में लेखनी थी उन लोगों ने लेखन में बड़ा पक्षपात किया है और इतिहास को मिथ बना करके रख दिया है। तमाम सच्चाइयों को उन्होंने पर्दे से गायब कर दिया है। राजा जयलाल सिंह पर लिखी गई किताब इसी ओर इशारा करती है कि उनके इतिहास को मिटाया गया था, और ये लिख करके एक अच्छा काम हुआ है। ऐसी स्थिति में इस विमोचन में जब मुझे जानकारी हुई तो शामिल होना मैंने बड़ा उचित समझा। जिस तरीके से आपने देखा, एक संतुलन मिला, मतलब जो जातीय समीकरण बनते हैं और जिस तरीके से नफरत फैलाई जाती है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं?
ये किस तरफ जा रहा है? क्या ये बदलाव बेहतर है? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। राजा जयलाल सिंह का जीवन जात से जमात की ओर जाता है, जो आज सबसे बड़ी सांप्रदायिकता एक समस्या है देश की, सांप्रदायिकता के खिलाफ जाता है कि वो सांप्रदायिक सद्भावना चाहते थे और आम जन की बात करना चाहते थे। ये देश केवल राजाओं के लिए नहीं, वो राजा की खिताब भले ही मिला हो, लेकिन वो आम जन का शासन चाहते, ऐसा शासन वो चाहने, क्योंकि स्वदेशी शासन ये छत्रपति शिवाजी महाराज की देन है, जिनसे वो जुड़े। राजा जयलाल सिंह के जीवन को जब देखते हैं तो उसमें उन्होंने गुरिल्ला युद्ध को अपनाने का प्रयास किया। गुरिल्ला युद्ध की नीति छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरू की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं जात से जमात की ओर जाने वाले व्यक्ति थे। उनकी माँ जो थी यादव कुल की थी और पिताजी मराठा थे, और उन्होंने अपनी सेना में दौलत खां, दरिया खां, काजी मुल्ला हैदर, ऐसे तमाम सारे महानायकों को मुस्लिम समाज के लोगों को रखा था। दलितों के साथ उन्होंने रिश्ते कायम किए। तो ऐसी स्थिति में उनकी नीति को अपनाने का, और दूसरा जो परिवेश था राजा जयलाल सिंह का, राजा जयलाल सिंह के पिता दर्शन सिंह, जिनका मूल नाम गंगाराम था और ये नाम सादत अली नवाब ने दिया हुआ था उनको, उनके पिताजी गरीब दास, बहुत गरीब परिवार से आए थे वो, और वहाँ से उठ करके इन्होंने आगे बढ़ करके ये अवध की सेना के सेनाध्यक्ष बने इनके पिताजी, और उसी पद पे राजा जयलाल सिंह कायम हुए। तो इनके अंदर समाज की वो पीड़ा जहाँ से उभरे थे, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय की भावना को रखते हुए इन्होंने आंदोलन किया, और बड़ी वफादारी के साथ, जब दूसरे लोग माफ़ी मांग रहे थे, माफ़ी मांग सकते थे, लेकिन इन्होंने वफादारी निभाई और अपने भाई के साथ बेगम हजरत महल और उनके बेटे विजरिश कद्र, जो वाजिद अली शाह के बेटे थे, जिन्हें यहाँ का नवाब घोषित किया गया था, उनको जब चारों तरफ से ये घिर गए लखनऊ में, एक तरफ से वो ब्रिटिश कमांडर जो था कैम्पबेल वो था, दूसरी तरफ से राणा जंग बहादुर 17,000 गोरखा सैनिकों के साथ लखनऊ घिरे हुए थे, एक तरफ से जनरल फ्रैंक था। जब तीनों तरफ से घिर गए, उन स्थितियों में अपने भाई के साथ सुरक्षा में इन्होंने उन्हें नेपाल भिजवा दिया। स्वयं लड़ते रहे, घायल हुए, भूमिगत हुए, और अंत में जिस तरीके से उनको फांसी हुई, जब 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने ये घोषणा किया कि अब कंपनी के हाथ में वहाँ की सत्ता नहीं है, ये सत्ता यहाँ इंग्लैंड से चलेगी, और जो लोग क्षमा मांग लेंगे उनको छोड़ दिया जाएगा। तो उन स्थितियों में भूमिगत जो थे बाहर निकल आए, और अंत में इनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया और इनको फिर 1 अक्टूबर 1859 को फांसी दे दी गई। तो ये हमारी बातचीत थी जो आपने सुनी। जो कुछ भी इन्होंने कहा आज के वक्त की सच्चाई है और बदलते बहुजन मूवमेंट की भी। बाकी बने रहिए नेशनल जनमत के साथ। धन्यवाद।